नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीवी क्लासेस यानी गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है तो एकमात्र बेहतरीन प्लेटफॉर्म। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करने के लिए, जिसमें आज हमारा पहला जो वीडियो रहेगा, पहला टॉपिक जो रहेगा वो आदिकाल से संबंधित रहेगा। आदिकाल से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हमने आज इसमें एक जगह पर इकट्ठा किया है, जिससे मात्र एक वीडियो देखने से आपके आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे हम कि आदिकाल का जो समय है वो 650 से 1350 ईस्वी के अंतर्गत माना जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण जो है, इसका पहला श्रेय जो है वो जॉर्ज गियर्सन को प्राप्त है। जॉर्ज गियर्सन को हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय प्राप्त है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है, तो जॉर्ज गियर्सन आपको टिक करना है। जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। यानी अगर ये बात करें कि जी गियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल वो किस नाम से है, तो उन्होंने चारण काल इसको कहा है। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हमारे हैं, इन्होंने इसको बीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल के नाम से इसको पुकारा है। राहुल सिंह का जो सांकृत्यायन है, इन्होंने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। और राम कुमार वर्मा ने संधिकाल या चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी इसे आदिकाल कहा है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर जो चर्चा है हिंदी साहित्य के नामकरण में वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसलिए हम लोग जो प्रारंभिक काल था हिंदी साहित्य का, उसे आदिकाल या वीरगाथा काल के नाम से ही जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि आदिकाल की जो गुणवत्ता थी वो क्या थी, किन आधार पर या क्या क्या उसमें क्वालिटी थी, वहाँ जो साहित्य होते थे उनमें वास्तविकता क्या थी। तो आदिकाल में तीन प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। नंबर 1 धार्मिकता, नंबर 2 वीरगाथात्मकता और नंबर 3 श्रृंगारिकता। यानी धार्मिक भावना भी थी, वीरता की भावना भी थी और श्रृंगार की भावना भी हमको वहाँ पर देखने को मिलती थी। किसमें? आदिकाल के जितने भी हमें साहित्य मिले हैं। आदिकाल में दो शैलियाँ मिली हैं, डिंगल और पिंगल। यानी अगर प्रश्न बनता है कि डिंगल और पिंगल शैलियाँ जो हैं वो किस काल की हैं, तो वो आदिकाल की हैं आपकी। डिंगल शैली क्या होती है? डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। कर्णप्रिय का मतलब मधुरता, यानी डिंगल में आपकी कर्कशता देखने को मिलती है तो पिंगल में आपको मधुरता देखने को मिलती है। अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में आल्हा छंद 31 मात्रा वाला ये बहुत प्रचलित था। आल्हा आप लोग सुने होंगे, तो आदिकाल में आल्हा छंद जो है ये बहुत ही प्रचलित था और यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। ये आदिकाल की बात हो रही है कि आदिकाल में आल्हा जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ करता था। आदिकालीन साहित्य के तीन प्रमुख सर्व रूप हैं। यानी इनमें रूप क्या हैं? पहला नंबर पर है सिद्ध साहित्य। ये जो हमारे कवि हुए हैं उनके आधार पर इसको बांटा गया है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य एवं रासो साहित्य। जो साहित्य थे हमारे वो तीन भागों में विभाजित थे, सिद्ध, नाथ और रासो। ये आपको याद हो गए होंगे। अब आगे देखेंगे कि इसमें होता क्या है। सिद्ध, नाथ और जो रासो साहित्य है इसकी जो वास्तविकता है वो क्या है, तो सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। यानी सिद्धों ने जो अपने जनभाषा में जो वहाँ की भाषा थी उसमें जो उन्होंने साहित्य लिखा उसको हम लोग सिद्ध साहित्य कहते थे। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि सिद्ध साहित्य किस धर्म की शाखा के लिए था या किस धर्म के या बौद्ध धर्म की किस शाखा के लिए था, तो वहाँ पर वज्रयान शाखा के लिए था। ये आपको याद होना चाहिए। सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। इनमें तांत्रिक क्रियाओं में आस्था, मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध साहित्य कहा गया। तो प्रश्न ये बने अगर कि सिद्ध साहित्य क्यों कहा गया, तो तांत्रिक क्रियाएं होती थीं, आस्था बहुत तगड़ी थी और मंत्रों का प्रयोग इसमें होता था, इसलिए इसे सिद्ध साहित्य कहा जाता था। 84 सिद्धों में सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लुईपा, धोबिया, कुकरीपा आदि प्रमुख हैं। ये 84 सिद्धों में कुछ नाम जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है। सरहपा जो हैं
प्रथम सिद्ध हैं, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरहपा की अगर बात करें तो सहजयान का प्रवर्तक कौन था? सरहपा थे। अब आगे बात करेंगे नाथ साहित्य की। तो नाथ साहित्य पर अगर हम चर्चा करें तो आप लोग देखेंगे कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। प्रश्न बनेगा कि जो नाथ साहित्य हुआ करता था आदिकाल में, उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो वो गोरखनाथ हैं। अनुश्रुति के अनुसार 9 नाथ हैं कुल मिलाकर के, यानी नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। जबकि ऊपर अभी आप लोगों ने देखा सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं। नंबर 1 दोहा कोश और दूसरा चर्यापद, यानी 2 रूपों में मिलेंगी सिद्धों की। क्या? दोहा कोश और चर्यापद। सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश कहलाता था, जबकि उनके द्वारा रचित पद जो होते थे उन्हें चर्यापद कहा जाता था। यानी जो सिद्धोचार्यों के द्वारा जो दोहे लिखे जाते थे उन्हें दोहा कोश, और जो पद लिखे जाते थे उन्हें चर्यापद कहा जाता था। तो निश्चित तौर पर आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। अब हम चर्चा करेंगे जो रचनाएं हैं उनकी। रचनाओं से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो आपको रचनाएं हम लोग बिल्कुल रटवा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो हमने यहाँ पे टेबल में आप लोग ध्यान से देखेंगे, पौमचर्यु और रिठनेम, ये किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। परमचर्यु और रिठनेम किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। अगला है दोहा कोश, किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की रचना है। शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादासन, ये किसका है? गोरखनाथ का है। और गोरखनाथ जो पंथ का प्रवर्तक हैं, वो गोरखनाथ साहित्य के जो प्रवर्तक थे कौन थे? गोरखनाथ ही थे। तो शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्यादासन, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा रची गई हैं? गोरखनाथ के द्वारा। एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचा गया है? चंदर बरदाई के द्वारा रचा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में ये रिपीट होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है इस समय। आप देखेंगे अगली रचना जो है वो है हमीर रासो, और हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर। अगला है खुमाड़ रासो, इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय। अगला है परमाल रासो, इसके कौन है? जगनिक। विजयपाल रासो, इसके कौन है? नरसिंह भाट। बीसल देव रासो, इसके कौन है? नरपति नाल। जयचंद प्रकाश, इसके कौन है? भट्ट केदार। नेमिनाथ रास, इसके कौन है? सुमति गण। तो इस तरह से आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली हमारी है जो रचना वो है पदावली, यानी पदावली जो है ये मैथिली भाषा में लिखा गया है विद्यापति द्वारा। कीर्तिलता व कीर्ति पताका ये अवहट्ट भाषा, लिखनावली ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, लिखनावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी हैं। मुंज रासो ये किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञात जी द्वारा लिखा गया है। जय मयंक जस चंद्रिका ये किसके द्वारा लिखा गया है? मधुकर द्वारा लिखा गया है। स्थूली भद्र रास ये जिन धर्म सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आदिकाल के जितने भी प्रश्न हो सकते थे वो सारे हमने यहाँ पर क्लियर कराए। निश्चित तौर पर आपको आदिकाल से जितने भी संबंधित तथ्य थे वो क्लियर हो गए होंगे, और इनकी रचनाएं आप निश्चित तौर पर एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को आप एक बार देखेंगे, निश्चित तौर पर आदिकाल से संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। अगला जो वीडियो आएगा वो रीतिकाल का आएगा। रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम क्लियर कराएंगे। आप आदिकाल को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, इसका नोट्स तैयार करते रहिए। निश्चित तौर पर इससे बाहर का प्रश्न और कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय